नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेनफॉल या वर्षा या जलवृष्टि। सर्वप्रथम हम ये सीखेंगे कि वर्षा या जलवृष्टि होता क्या है। पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि वर्षण क्या होता है। वर्षण के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब धरातल के ऊपर वायुमंडल से जल का तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में गिरना, वो क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। यानी वर्षण के अंदर जो आपका जल है वो तरल अवस्था में भी हो सकता है और वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है। वो चीज़ क्या कहलाती है? वर्षण कहलाती है। लेकिन रेनफॉल या वर्षा क्या होगी कि जब जो आपके बादल हैं या आपका जो वायुमंडल है उससे जो जल है वो कौन सी अवस्था में आएगा? तरल अवस्था में आएगा। यानी बादलों से जल का तरल अवस्था में धरातल के ऊपर गिरना वर्षा या जलवृष्टि कहलाता है। अब जलवृष्टि या वर्षा होती कैसे है? इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, वाष्पीकरण की प्रोसेस के बाद जो आपकी वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे जैसे वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के कारण उसका जो तापमान है वो कम होता जाएगा। तापमान कम होने के कारण वायु क्या हो जाती है? एक निश्चित तापमान के ऊपर संतृप्त हो जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं उसकी और अधिक जल वाष्प धारण करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और जितना जल वाष्प उसके अंदर होता है उसी से वायु क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। जैसे ही वायु संतृप्त हो जाती है उसके बाद क्या है? संघनन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। संघनन की प्रोसेस के बाद क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और बादल बनने के बाद जैसे ही बादल बनेंगे, ये नहीं है कि बादल बनते ही वर्षा शुरू हो जाएगी। जैसे ही बादल बन जाएंगे, बादल बनने के बाद क्या है? फिर वर्षा शुरू होती है। अब यहाँ बादल बनने के तुरंत बाद वर्षा शुरू क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीज़न ये है कि बादल जब तक उन वर्षा की बूंदों को अपने अंदर समाहित करके रख सकेंगे रखेंगे, लेकिन जब उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी बादल उन बूंदों को संभाल नहीं पाएंगे, तब क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये प्रोसीजर था वर्षा का। अब आपको मैंने बता दिया कि वर्षा होती क्या है और वर्षा होती क्यों है। आपको बताया कि क्या है? वायुमंडल से जल का तरल अवस्था के अंदर या जल की बूंदों का बरसना ही क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। लेकिन होगी कब? जब वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। वाष्पीकरण के अंदर क्या होगा? वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। ऊपर जाने के बाद उसका तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होने से क्या होगा? वायु संतृप्त हो जाएगी। और वायु के संतृप्त होने के बाद क्या है? संघनन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और संघनन के फलस्वरूप क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। और जब बादल उन बारिश की बूंदों को संभाल नहीं पाएंगे तब जाकर क्या होगी? वर्षा होगी। ये था आपका वर्षा। और वर्षा की प्रोसेस क्या होगी? अब है वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के तीन प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? 3 प्रकार। जिसमें सर्वप्रथम आपकी है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरी आपकी जो वर्षा है वो है चक्रवातीय वर्षा। तीसरी आपकी जो वर्षा रहेगी वो आपकी रहेगी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। 3 प्रकार से वर्षा होती है। पहला मैंने आपके सामने लिखा है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा ये कैसे होती है या संवहनीय वर्षा होती कहाँ है? संवहनीय जो वर्षा है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होती है। कौन से क्षेत्र के अंदर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर, या ऐसे बोल सकते हैं जहाँ उष्ण कटिबंध है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। होती कैसे है? अब यहाँ आपने देखा होगा कि जो आपकी इक्वेटर लाइन है या भूमध्य रेखा है वहाँ सूर्य की किरणें लगभग क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। और वहाँ क्या होगा? तापमान बहुत ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो रही है? सीधी पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी इसका मतलब क्या है? वहाँ की वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। वायु गर्म होने का मतलब क्या है? वायु गर्म होकर क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। और हल्की होकर वायु क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। वायु ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी। वायु का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। जब वायु गर्म हो जाए और गर्म होकर वायु क्या है? ऊपर की ओर उठना शुरू कर दे, इसको क्या बोलेंगे? संवहन बोलेंगे। तो जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वायु क्या है? रुद्धोष्म
एक ये चीज़ भी ध्यान करनी है आपको, रुदोषम प्रक्रिया से, रुदोषम का मतलब रुकी हुई जो वायु है उसकी जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसका तापमान क्या हो जाएगा, वायु का तापमान कम हो जाएगा। वायु का तापमान कम हो जाएगा और वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने के बाद फिर क्या होगा, वो ही सेम चीज़ संघनन की प्रोसेस होगी। संघनन की प्रोसेस होने के बाद बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद क्या होगी, बारिश होगी। तो ये वर्षा कौन सी वर्षा है, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा के अंदर मैंने आपको बताया कि वायु गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, संघनन होगा और संघनन के बाद बादल बनेंगे और फिर क्या होगी, वर्षा होगी। ये कौन सी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा, जो वायु के ऊपर उठने से होती है। ये वर्षा है कौन से क्षेत्र के अंदर होगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर होगी या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होगी। और ये वर्षा है वो लगभग 4 बजे के आसपास होती है। कितने बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास होती है। 4 बजे के आसपास क्यों होती है, क्योंकि किसी भी स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी 12 बजे के आसपास पड़ती है और उस स्थान का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग दोपहर को 2 बजे होगा। दोपहर को 2 बजे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तो 2 बजे के आसपास वहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, संवहन की प्रोसेस होगी और फिर ये वायु ऊपर जाएगी और लगभग 4 बजे के आसपास क्या होगी, वर्षा शुरू होगी। इसलिए इसको 4 बजे वाली वर्षा भी बोला जाता है। तो ये पहला था आपका संवहनीय वर्षा। उसके बाद है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होगी, जब आर्द्र वायु के मार्ग में क्या आ जाए, कोई अवरोध आ जाए। अवरोध किसका आ जाए, किसी पर्वत का आ जाए या किसी पठार का आ जाए। तो वायु क्या करेगी, वो आर्द्र वायु उस पर्वत की ढाल के सहारे ही ऊपर उठना शुरू कर देगी। जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वायु क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी और ठंडी होती जाएगी तो एक तापमान ऐसा होगा जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने के बाद क्या होगा, संघनन की प्रोसेस होगी और संघनन के बाद क्या बनेंगे, बादल बनेंगे और इससे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। यानी पर्वतीय वर्षा क्या होगी, एक ऐसी वर्षा जो आर्द्र वायु के पर्वत की ढाल के साथ साथ ऊपर चढ़ने से होती है, उसको क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। ये वर्षा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अगर 3 प्रकार का हम जिक्र करें, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है 2 प्रकार के ढाल बनते हैं पर्वत के। एक है पवन अभिमुखी ढाल, पवन अभिमुखी ढाल, और दूसरा आपका रहेगा पवन विमुखी ढाल। जो पवनों की दिशा में पड़ेगा वो आपका ढाल कौन सा है, पवन अभिमुखी ढाल है, जो पवनों की दिशा में पड़ेगा। दूसरा कौन सा होगा, पवन विमुखी ढाल, जो पवनों की विपरीत दिशा में पड़ेगा, वो कौन सा होगा, पवन विमुखी ढाल। अब जो पवन अभिमुखी ढाल होता है, जो पवन की दिशा में होता है, पवन के बिल्कुल सामने होता है, जिसके सारे पवन ऊपर उठती है, उस ढाल पर क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। लेकिन जो पवन विमुखी ढाल है उसके ऊपर वर्षा क्या होती है, कम होती है। और इसी क्षेत्र को पवन विमुखी जो ढाल होता है इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इस ढाल के सहारे पवन ऊपर उठेगी तो इस ढाल के सहारे तो क्या होगी, वर्षा होगी। लेकिन इस साइड, जो ये वाली जो साइड है, यहाँ वर्षा नहीं होगी, यहाँ बादल छाए रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र है वो बोला जाता है। जैसे महाबलेश्वर का जो पठार है, महाबलेश्वर का जो पठार है महाराष्ट्र के अंदर, इसके अंदर क्या है, लगभग कितनी, लगभग 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ, महाबलेश्वर का जो पठार है इस क्षेत्र के अंदर। क्योंकि ये कहाँ पड़ता है, महाबलेश्वर का जो पठार है महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और ये क्या है, पवन अभिमुखी ढाल पर पड़ता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है, पुणे इसके पास ही है, लेकिन पुणे क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कहने का मतलब कि ये क्या है, पवनों की विपरीत दिशा में पड़ता है, उल्टी दिशा में पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर है वो वर्षा नहीं होती। क्योंकि यहाँ जैसे ही पवन आएगी इस पर्वत को जैसे ही पार करेगी, पार करने का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर जो उल्टी दिशा में पड़ता है यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ बादल छाए रहेंगे।
तो ये था आपका पर्वतकृत वर्षा, जो क्या होगी, पर्वतों की सहारे होगी, पर्वतों के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर होगी, वो आपकी है पर्वतकृत वर्षा या पर्वतीय वर्षा। उसके बाद जो आपका तीसरा टाइप है वो है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा कहाँ होगी? चक्रवातीय वर्षा है वो शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर ज़्यादा होगी। कौन से क्षेत्र के अंदर? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर कौन सी वर्षा होगी? चक्रवातीय वर्षा होगी। अब चक्रवातीय वर्षा एक गर्म वायु और एक आपकी क्या है, ठंडी वायु, ये दोनों वायु आपस के अंदर टकराएगी। जब गर्म और ठंडी वायु आपस के अंदर टकराएगी तो क्या होगा, जो गर्म वायु है उसको ठंडी वायु है वो ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देगी। ये गर्म वायु है, यहाँ से कौन सी वायु आ रही है? ठंडी वायु आ रही है। लेकिन जैसे ही आपस के अंदर टकराएगी तो ठंडी वायु क्या करेगी, इसको ऊपर की ओर धकेल देगी। कौन सी वायु को? गर्म वायु को। और ठंडी वायु क्या है, निचली परतों के अंदर, और गर्म वायु ऊपरी परतों के अंदर चली जाएगी। जैसे जैसे ये गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगी इसका तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी और ये वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने का मतलब फिर इसमें क्या होगा, संघनन की प्रोसेस होगी और संघनन की प्रोसेस होने के बाद बादल बनेंगे और वर्षा शुरू हो जाएगी। यानी चक्रवातीय वर्षा के अंदर क्या होगा, गर्म वायु और ठंडी वायु दोनों आपस के अंदर मिलती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी और ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगी। गर्म वायु जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी। जैसे ही उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी, संघनन का काम शुरू हो जाएगा। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादल बनेंगे और फिर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो यही आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने सीखा वर्षा होती क्या है और वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। धन्यवाद।